उत्तम सम्मानित जीवन जीते थे, लेकिन आज की भौतिकवादी जीवन में वही देश है जहाँ की संस्कृति में परिवार के बुजुर्गों को भगवान के समान माना जाता है। वही देश है जहाँ की संस्कृति में परिवार के बुजुर्गों को भगवान के समान माना जाता है। लेकिन आज की नई युवा पीढ़ी ने ना तो बड़ों की अनुशासन में रहना चाहती है और ना ही आदर सम्मान करना चाहती है। इसके बाद आता है भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि। भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होने के कारण लोग अपने रहन सहन एवं जीवन शैली में इतना परिवर्तन हो गया है कि वो अपनी भौतिक सुविधाओं को छोड़कर अपने परिवार के साथ समय देने की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनको जरूरी झेलनी पड़ती है। इसके बाद भी नई पुरानी पीढ़ी के बीच का फासला अगर विचार किया जाए तो यह आचार विचार जीवन शैली एवं सोच का ही अंतर है। तब यहाँ तक कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से विलासपूर्ण केवल जीवन शैली वरन जीवन दर्शन भी पाते और उन्हीं से अपने संशोधन एवं परिवर्तन भी करते। पर फिर बिना जाने के लोग इस पुरानी पीढ़ी से पुरानी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी बोझ बिगड़ती है। उनका कारण है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी से सहमत नहीं होती। सोशल मीडिया पुराने जमाने में जब सोशल मीडिया जैसे मोबाइल टीवी सिनेमा आदि नहीं हुआ करते तब बच्चे दादा दादी नाना नानी के पास बैठकर कहानियां सुनते थे और नए नए खेल खेलते थे जो एक दूसरे के मनोरंजन का साधन बनते थे। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में ऐसा संभव नहीं है। आपकी कोशिश के लिए बहुत जोरदार तालियां आपके लिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज आपका ये प्रयास था, निश्चित तौर पर आगे हमारे कॉलेज में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। अगली अभिव्यक्ति के लिए मैं फर्स्ट ईयर के छात्र अमित सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अमित सिंह। सबसे पहले शुभ अपराह्न माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण, सभी वरिष्ठ छात्र एवं छात्र तथा मेरे सभी सहपाठियों, मैं अमित सिंह PGMS फर्स्ट ईयर का छात्र आप सभी के सामने बदलते सामाजिक परिवेश में वृद्धों की समस्याएं एवं समाधान के विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ।
वृद्धावस्था जीवन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। यह शारीरिक एवं सामाजिक दृष्टि से हार्श का दौर है, जिसमें व्यक्ति केवल शारीरिक व मानसिक दृष्टि से कमजोर होता जाता है, अपितु सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिहीन व संदर्भहीन भी हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति का शरीर शिथिल होने लगता है, इंद्रियां कमजोर होने लगती है। शरीर को शक्ति व गति प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थान जैसे पाचन संस्थान, रक्त परिभ्रमण संस्थान, श्वसन संस्थान आदि कमजोर पड़ने लगती है। शारीरिक कार्य क्षमता घटने और सामाजिक उपयोगिता कम होने के साथ वृद्ध व्यक्ति को उनके मानसिक चिंताएं घेर लेती हैं, जिससे उनकी नींद कम हो जाती है और वह मानसिक थकावट महसूस करने लगता है। वृद्ध लोग को प्रायः आर्थिक सुरक्षा संबंधित तनाव का भी सामना करना पड़ता है। पारिवारिक आय कम होने से परिवार के बुजुर्गों को प्राय भार स्वरूप देखने लगते हैं। परिवार में कई सदस्य होते हैं, वहाँ तो बड़े बुजुर्गों को देखभाल ठीक तरह से हो जाती है, लेकिन एकाकी परिवार में स्थिति कुछ ठीक नहीं होती है। जैसे कि अक्सर बुजुर्ग लोगों को देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है, इससे उन्हें कभी कभी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है। वृद्धों के समस्याओं के समाधान हेतु भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था वृद्धों को सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है। अतः इसके स्वरूप हमें उनके देखभाल के लिए काम करना चाहते हैं। और वृद्धा पेंशन योजना जो है उनमें बढ़ाया जाना चाहिए। और जैसे कि वृद्ध लोग अकेले रहने से उन्हें और भी मानसिक तौर से पीड़ापन महसूस हो सकती है, तो उनके लिए हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए। इसी क्रम में कार्यक्रम को अग्रसरित करते हुए मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा भूमिका द्विवेदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चेहरे पर अनुभवों की सिलवटें जब झुर्रियों के रूप में उभर आती हैं, तब जिंदगी काफी बदल जाती है। एक लंबा अनुभव तो साथ होता है, परंतु उस अनुभव को बांटने के लिए अपने ही साथ नहीं होते। शुभ अपराह्न माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी वरिष्ठ छात्र एवं छात्रागण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं भूमिका द्विवेदी BHMS प्रथम वर्ष की छात्रा आप सभी के समक्ष बदलते सामाजिक परिवेश में वृद्धों की समस्याएं एवं समाधान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आजकल की युवा पीढ़ी समय के साथ साथ काफी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। आज का समाज बुजुर्गों की सोच के हिसाब से नहीं, बल्कि नए तौर तरीकों के हिसाब से चल रहा है, जो कि बुजुर्गों को काफी दिक्कत व आहत कर रही है। बुजुर्ग आज भी अपनी पुरानी सोच, नियम व सिद्धांतों के हिसाब से जीवन यापन करना चाहते हैं, परंतु हमारी युवा पीढ़ी उनकी इस सोच को दरकिनार कर अपने नए तौर तरीकों से ही समाज को चलाना चाहती है। वह सारी पुरानी परंपराओं को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। इस कारण हमारे सारी पीढ़ियों में दूरियां काफी बढ़ती जा रही हैं, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। इसी जनरेशन गैप के कारण आज हमारे वृद्ध समाज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जगह जगह वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम समाज में अपने परिवार में वृद्धों के महत्व को भी भूलते जा रहे हैं। वृद्धों को अचानक से आए हुए हमारे व्यवहार में इस परिवर्तन के कारण काफी अकेलापन महसूस हो रहा है।
आज भारत में उत्पादक जनसंख्या से ज्यादा वृद्धों की जनसंख्या है, परंतु फिर भी हमारे देश का नाम उन देशों के नाम में शुमार है जहां उन्हें अच्छे से देखभाल उनकी नहीं की जा सकती, जहां उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया जाता है। अजीब है बुजुर्गों की कहानी, ना हाथ में रोटी बस आंखों में पानी। ये शरीर से हारे हुए दिल से जवान है, हमारे घर में बुजुर्गों का होना ही वरदान है। परंतु फिर भी उन्हें अपने परिवार से ही व उनके समाज में ही प्यार व प्रेम नहीं मिलता। वो अपने हिस्से के प्यार व प्रेम व समय के लिए तरसते रह जाते हैं। वो अपने प्यार के लिए तरसते रह जाते हैं, परंतु उनकी शिक्षा के अभाव के कारण उन्हें अपने मौलिक अधिकार, अपने हक व अपने कानूनों का ही ज्ञान नहीं है। ये हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि हम परिवर्तन के साथ साथ बहुसांस्कृतिक जागरूकता पर भी ध्यान दें। राज्यों को एवं परिवारों को अपने घर के, अपने परिवार के वृद्धजनों की देखभाल करनी चाहिए तथा जहां उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वहां कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से या स्तर पर उनकी अत्यंत सहायता करें ताकि वे अकेलेपन की स्थिति में ना जा पाएं। परिवारजनों का ये कर्तव्य बनता है कि वो परिवार के किसी भी फैसले में बुजुर्गों को शामिल करें ताकि उन्हें अपनी महत्ता का एहसास बना रहे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, नीचे गिरे सूखे पत्तों पर अदब से चलना जरा, क्योंकि कड़ी धूप में तुमने कभी उन्हीं से पनाह मांगी थी। धन्यवाद। धन्यवाद भूमिका। चेहरे की झुर्रियां ये बताती हैं, चेहरे की झुर्रियां ये बताती हैं कि आपकी मुस्कान कहाँ थी। चेहरे की झुर्रियां ये बताती हैं कि आपकी मुस्कान कहाँ थी। आंखों की सिलवटें ये जताती हैं कि आंखों में नमी थी या चेहरे पर हंसी थी। आंखों की सिलवटें ये जताती हैं कि आंखों में नमी थी या चेहरे पे हंसी थी। बुढ़ापे को एक सजा मत समझिए जनाब, बुढ़ापे को एक सजा मत समझिए जनाब, ये तो वो दौर है जो जिंदगी जीने का एक नया तजुर्बा सिखाती है। इसी तरह कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा श्वेता शर्मा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्वेता शर्मा। और मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य जी को, शिक्षकगण को, मेरे सीनियर्स को और मेरे सहपाठियों को। मैं श्वेता शर्मा BHMS प्रथम वर्ष की छात्रा आज यहाँ पर अपने विचारों को समर्पित करना चाहती हूँ। आज है 1 अक्टूबर और आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है। कुछ ऐसा ही कहा जाता है हमारे समाज में बुजुर्गों के सम्मान के लिए। हमारी संस्कृति में बड़े बुजुर्गों के सम्मान की परंपरा रही है। बचपन में जब कभी बच्चों को अपने से बड़ों से ऊंची आवाज में बात करते देखा जाता है तो उन्हें यही सीख दी जाती है कि उनसे सम्मान से पेश आओ। लेकिन बदलते समय और जीवन मूल्यों के कारण अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि बुजुर्गों को हमारे समाज में फालतू समझा जाने लगा है। पर मैं कहना चाहूंगी, हमसे अधिक समझदार और तजुर्बेदार हैं वो। हमसे अधिक समझदार और तजुर्बेदार है वो। बेकार है वो लोग जो उन्हें बुजुर्ग कहकर बेकार समझते हैं। बेकार है वो लोग जो उन्हें बुजुर्ग समझकर बेकार समझते हैं। आज हमारे समाज में बुजुर्ग अकेले रहने पर विवश हैं। उनके साथ उनके अपने बच्चे नहीं रहते। ग्रामीण में तो स्थिति फिर भी ठीक है, पर शहरों में तो इस बिल्कुल विपरीत है। ज्यादातर बुजुर्ग घरों में अकेले रहते हैं। जिनके बच्चे उनके साथ हैं वह भी इस हद तक व्यस्त हैं कि उनके पास अपने माता पिता से बात करने के लिए समय नहीं है। कितनी विडंबना है कि पूरे परिवार पर बरगद की तरह छांव फैलाने वाला व्यक्ति वृद्धावस्था में अकेला, असहाय एवं बहिष्कृत जीवन जीता है। जीवन भर अपने मन, कर्म एवं वचन से रक्षा करने वाला, पौधे से पेड़ बनाने वाला व्यक्ति घर के एक कोने में उपक्षित पड़ा रहता है या अस्पताल या वृद्धाश्रम में अपनी मौत की प्रतीक्षा देखता है। बढ़ती संख्या, बदलता सामाजिक परिवेश और बदलती पारिवारिक स्थितियों ने
परिवार के बुजुर्गों के लिए जिंदगी को और दुश्वार बना दिया है। घर के बुजुर्गों और बच्चों के बीच एक बहुत बड़ी दूरी पैदा हो गई है। यह तो सत्य है कि वृद्धों को शारीरिक कष्टों के दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वृद्धावस्था का अर्थ ही है शक्तिहीन शरीर। बुढ़ापा स्वयं एक बीमारी है, इसलिए उसे देखभाल की आवश्यकता होती है। पर वर्तमान की पीढ़ी बुजुर्गों को बोझ मानती है। यह भी है कि पीढ़ी अंतराल के कारण, पश्चिमी रंग ढंग के कारण और नई सोच के कारण भी पुरानी और नई पीढ़ी में टकराव हो रहा है। आज की पीढ़ी न तो वृद्धों के अनुभवों से कुछ सीखने को तैयार है और न ही नियंत्रण में रहने को तैयार है। वृद्धों के लिए यह मानसिक दुख की अवस्था है कि उनके परिवार के युवा उनकी अवज्ञा करते हैं, उन्हें महत्व नहीं देते और उन्हें पुराने ख्यालातों का कहते हैं। वृद्धों को चाहिए कि वृद्ध होने के पूर्व ही निश्चित धनराशि बैंक में जमा करा ले, जिससे कि जब कभी उनके बच्चे उनका साथ न दें तो वो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर पाए। वृद्धों को चाहिए कि वे अपनी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए पारिवारिक कार्यों में मदद करें, बच्चों से मेलजोल बनाएं, उन्हें कहानियां सुनाएं, उनके साथ बैठे हुए। इस प्रकार उनकी उपयोगिता के कारण उनके पारिवारिक महत्व में वृद्धि होगी। सरकार को भी बुजुर्गों के लिए पेंशन, कानूनी और चिकित्सा हेतु व्यवस्थाएं देनी चाहिए। भारतीय संस्कृति तो बुजुर्गों को सदैव सिर आंखों पर बिठाने और सम्मानित करने की सीख देती आई है, और हमारा कर्तव्य है कि हमें इस सीख को याद रखना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी को भी यही सीख हमें देनी चाहिए, जिससे कि हम और हमारे बुजुर्गों के बीच में ये अंतर ना हो, ना ही हमारे बुजुर्ग कभी अपने आप को अकेला महसूस करें। अंत में मैं कहना चाहूंगी, इनके लिए जितना भी करें कम है, इनके लिए जितना भी करें कम है, आखिर ये है तभी तो हम हैं। इनके लिए जितना भी करें कम है, आखिर ये है तभी तो हम हैं। जब हम होंगे इनकी जगह, तब हम इन्हें समझ पाएंगे। जब हम होंगे इनकी जगह, तब हम इन्हें समझ पाएंगे, क्योंकि हम भी कभी बुजुर्ग कहलाएंगे। बहुत अच्छे श्वेता। इसी क्रम में कार्यक्रम को अग्रसरित करते हुए मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा वैष्णवी पांडे को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वैष्णवी शुभ अपराह्न हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी को, हमारे शिक्षकगण को और हमारे प्रिय सहपाठियों को। आज विश्व वृद्ध दिवस के अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ऐ ज़माने ये कैसी तेरी रुसवाई है, ऐ ज़माने ये कैसी तेरी रुसवाई है, वृद्धा आश्रम में आज फिर एक माँ आई है। ऐ ज़माने ये कैसी तेरी रुसवाई है, वृद्धा आश्रम में आज फिर एक माँ आई है। क्या भूल गया तू वह तेरी परछाई है, क्या भूल गया तू वह तेरी परछाई है, क्या भूल गया तेरी ये जिंदगी उसने ही बनाई है, क्या भूल गया तेरी ये जिंदगी उसने ही बनाई है। जो ना भूला तो फिर ये आज किसकी माँ वृद्धाश्रम आई है, जो ना भूला तो फिर आज किसकी माँ वृद्धाश्रम आई है। वृद्धावस्था मानव जीवन की स्वाभाविक और प्राकृतिक घटना होती है। वृद्धावस्था को जीवन संध्या कहते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन का अंतिम पड़ाव होती है। वर्तमान समय में वृद्धजनों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि ये समस्याएं मुख्यतः उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत मानसिक रूप से जुड़ी हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को धन की आवश्यकता के साथ साथ हमारे सहयोग, हमारे प्रेम, हमारे साथ की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में, वृद्धावस्था में शारीरिक रूप से व्यक्ति दुर्बल हो जाता है, मानसिक क्षमता उसकी कम होने लगती है और आर्थिक रूप से वो दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। तो परिवार में हम कोई भी निर्णय लें तो हमें वृद्धों को सम्मिलित करना जरूरी होता है, ताकि उन्हें उनकी महत्ता का पता चलता है, वृद्ध व्यक्तियों के मनोरंजन की, उनके सुरक्षा की और उनके पूर्ण सम्मान का भी हमें खास ध्यान रखना चाहिए। वृद्धों की सामाजिक स्थिति को अच्छा करने के लिए राज्य को नए कानून बनाने की भी पहल करनी चाहिए। एक कविता कहूँगी। एक माँ अपनी पूरी शख्सियत लुटा देती है,
एक माँ अपनी पूरी शख्सियत लुटा देती है, पर बच्चों को वह अनपढ़ नजर आती है। पर वो माँ तब भी मुस्कुराती है जब वो अपने आखिरी पल भी बच्चों के बिना गुजारती है। कहते हैं हर जख्म का मलहम होता है, पर जो जख्म बच्चे देते हैं, क्या उसकी कोई दवा है? थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में कार्यक्रम को अग्रसरित करते हुए मैं फर्स्ट ईयर के छात्र अमन कुमार को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अमन कुमार। A very good afternoon to the respected Chief Guest sir, respected Principal sir, respected teacher, senior, and all who are present here. This is Aman Kumar, and I am standing in front of you to express my view on the topic Problems and Solutions of Elder People in Modern Social Condition. As we know, older people have a wealth of skill and experience because they have seen their life very closely. And they are always willing to share their experiences with us and guiding us in every turning point of our life. Their experiences act as a torches in long run of our life. They are consistent of moral values. As we know, most of the married couple are working, and they don't have time to spend time to spend with their kids. As a result of it, their kids go into wrong direction. But here, elders in your family play an important role to lighten up the future generation by providing knowledge of moral values and culture. But nowadays, in our society, thoughts of young generation are moving towards new and existent culture by forgetting founded stones who made them what they are and trying to make them inferior. Due to this, oldsters hesitate to share their problems with others and they feel lonely. And all this situation putting up unnecessary pressure on their mental health and nobody thinks about their genuine concern. To solve their problem, our society and government should take some initiative to make them feel superior and they think the importance of their presence. With some solution, I want to conclude my view. Firstly, we should remove generation gap that is created by us and our society. We should be spending our time with elders. We should care them as much we can by physically, mentally, and financially. Government of India has also taken some steps regarding launching various schemes and programs for elder people. Lastly, I would like to say to care for those who once care for us is one of the highest honors. Thank you. धन्यवाद। जीवन चक्र का पड़ाव है ढलती हुई शाम। जीवन चक्र का पड़ाव है ये ढलती हुई शाम ही। उम्र की इस अवस्था को तराजू में मत तौलिए। इसमें अक्सर त्याग और बलिदान की कहानियां छुपी होती हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सेकेंड ईयर के छात्र राम सुमत सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। राम सुमत सिंह। सर्वप्रथम मैं इस प्रांगण में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि
प्राचार्य महोदय एवं समस्त सामान्य शिक्षकगण एवं सीनियर्स को मैं रामसुमन सिंह हृदय से अभिवादन करता हूँ। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर। बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, मगर आज के परिवेश में हमें ऐसा लगता है कि जो आदर और सम्मान हमें बड़ों का करना चाहिए वो बस एक औपचारिकता मात्र रह गई है। भारत भूमि में एक बचपन से कहानी सुनाई जाती है जो कि सबने सुन रखी है, श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हैं, मगर वो कहानी भी आज में सार्थकता सिद्ध नहीं करती हुई दिख रही है। बुजुर्ग जो होते हैं वो परिवार को जोर की तरफ बांधे रखते हैं। जो संयुक्त परिवार होता है उसको बुजुर्ग जोर की तरफ बांधे रखते हैं। हो गए हैं कहीं सभी श्रवण कुमार, हो गए हैं कहीं सभी श्रवण कुमार, वृद्धाश्रमों में देखो लगी है लंबी कतार। कर्मों से अपने हम क्यों हो रहे विफल, कर्मों से अपने हम क्यों हो रहे विफल, बुजुर्गों को छोड़कर कौन हुआ है सफल। इसी क्रम में मैं सेकेंड ईयर के छात्र नीतीश कुमार को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नीतीश कुमार। सर्वप्रथम इस प्रांगण में उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षक एवं समस्त सीनियर एवं यहाँ पर उपस्थित अतिथि महोदय का मैं BHMS द्वितीय वर्ष का छात्र साहित्य प्रणाम करता हूँ, साहित्य का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 अक्टूबर का दिन विश्व वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज इसी के आयोजन में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हमारे समाज में वृद्ध कौन है? आज हमारे समाज में वृद्ध हमारे आप में से किसी के दादा दादी, किसी के नाना नानी या हमारे आप में से किसी के माँ बाप, हमारे आप में से ही किसी के माँ बाप। वृद्ध को हमारी संस्कृति में वृद्धों को बहुत उच्च स्थान दिया गया। इन्हें परिवार का मुखिया माना जाता है। इनके बिना राय मशवरे में परिवार का कोई काम नहीं होता। लेकिन आज के इस बदलते परिवेश में, इस पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए समाज में वृद्धों के सामने बहुत सारी समस्याएं उभरकर सामने आ रही हैं। वृद्ध हमारे परिवार का वो सदस्य होता है जो पूरे परिवार को एक डोर में बांध कर रखता है और परिवार के सदस्यों के बीच में आपसी मेल जोल को बनाए रखता है। घर का वृद्ध तो उस पेड़ की छांव की तरह होता है जिसके साए में पल कर, घर का वृद्ध उस पेड़ की छांव की तरह होता है जिसके छांव में पल कर घर का हर सदस्य पलता है, बढ़ता है। लेकिन अंत में अब यही वृद्ध अपने आप को असहाय फील करता है, अकेला फील करता है। आखिर क्यों ऐसा है? या तो घर के किसी कमरे में पड़ा होगा या तो किसी वृद्धाश्रम में अपना आखिरी समय व्यतीत कर रहा होगा। आखिर क्यों आज की जनरेशन
नहीं फील करती? क्यों आज की जनरेशन नहीं समझती अपने माँ बाप? ये वृद्ध तो कि माँ बाप तो कुत्ते गए, क्यों नहीं समझती? क्यों नहीं समझती? ये वही माँ बाप होते हैं जो बचपन में भूखे रह करके हमारा पेट भरते हैं। क्यों नहीं समझती? ये वही माँ बाप होते हैं जो खुद गीले में सो करके हमें सूखे जगह पर सुलाए होते हैं। अरे क्यों नहीं समझते? ये वही माँ बाप होते हैं जो हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारे सभी पूर्ति के लिए कितनों की कर्जदार बन चुके होते हैं। क्यों नहीं समझते हम इस चीज को? अरे मानवता तो और भी शर्मसार तब हो जाती है जब आज का पढ़ा लिखा वर्ग अपने माँ बाप को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ा था। डॉक्टर सुनील जोगी जी की 2 लाइनें कहना चाहूंगा। डॉक्टर सुनील जी की 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि हम बड़े हुए तो ममता वाले भूल जाते हैं, ममता भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरे माँ बाप थे। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए। हम बड़े होते सब कुछ भूल जाते हैं। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ आए और बंगले के कुत्ते पाल लिए, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आए। उसके लिए लोगों को टाइम मिल रहा, उसको टाइम टाइम पे खाना दिया जा रहा है, लेकिन ये माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दी जा रही है। कैसी सोच है ये लोगों की? अरे माँ बाप के उपकार को तो कभी नहीं भूला जा सकता है। 2 लाइन कहना चाहूंगा। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर, बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान नहीं मिलेगा। जाकर देख लो मंदिर मस्जिद में भी माँ बाप तुम्हारा कोई भगवान नहीं। हम लोग तो 1-2 दिन घर में अगर अकेला रहना पड़ जाए उबल सी होने लगती है। और इस जमाने में किसी के पास फोन नहीं हो तो और भी। कैसे माँ बाप जिसको तो मल्टीमीडिया फोन भी चलाना नहीं आता, कैसे घर में पड़े पड़े दम घुटता होगा इनसे 2 मिनट कोई बात करने के लिए कोई समय नहीं निकाल पाता आज के समय में। ये इस तरह से वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं और यही मानसिक तनाव से इन्हें बहुत सारे शारीरिक रोग का सामना करना पड़ता है। सर इसके लिए हम सबको एक को इसके लिए हम लोग को खुद जागृत होना पड़ेगा। एक हर पर्सन को अगर, क्योंकि हम सभी विद्ध को एक यहाँ बैठ के हम सभी विद्ध को नहीं जो है जो उनकी सेवा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बंदा हर पर्सन अगर ये चाहे कि हम अपने माँ बाप को या अपने परिवार के वृद्ध को दुखी नहीं होने देंगे, पूरे विश्व के जो वृद्ध जन है उनकी सही सेवा। यह समस्या केवल आज की वृद्धों की नहीं है, बल्कि ये समस्या हम लोगों की है, क्योंकि कल के समय में हम भी वैसे ही होने वाले हैं, हम भी उसी स्टेज पे जाने वाले हैं। कल हम भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए हम ये करेंगे कि वृद्धों के सम्मान के लिए, वृद्धों के अधिकार के लिए आज हमको जागरूक होना होगा और जन चेतना इस समाज में फैलाना होगा। इस समाज को जो है जागृत करना होगा आज के समय में, ताकि जो भी वृद्ध पर्सन है, जो भी वृद्ध युवक है, वो अपने जीवन के अंतिम समय को अच्छे से व्यतीत करे। धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रामाशीष मौर्य को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रामाशीष मौर्य। Today we are gathered here
we are all gathered here for this program. You can say with Divas. We are all here. So let me ask you all, what is the problem in dealing the elder person? It is our responsibility to our age group responsibility to take care of this elderly person. As a young doctor, as a young woman, as a junior doctor, we should have the knowledge to respond how they are giving us and what they are saying. It is not that we should take everything as a problem. If you are dealing everything as a problem, it will become actually a problem. What is the disabled? It is not that disability that harms it. It is the feeling, how we are treating it. It is harming it. So elder people, if you are telling that they are complaining everything, they are not able to cope up, so it is that thing. They are on their edge. They are adjusting everything. They are going from this their age to some new phase. So we have to adjust everything. And so according to, we have to support them. We have to take care of everything. So their problem, we should treat with them proper care. So what are the complaints like with mental, their mood swings, or family problem, or maybe a social problem, relationship, having what is they are enjoying and what is not, it is going well. So everything becomes a problem if you are not treating it. Like first it was a company of friends, family, but now it is not available. So if we understand this thing, we can support. We will have the family together, so we can tolerate this loneliness. They are saying that loneliness is a problem. It is not. If we are treating it proper, it is not a problem. In our medicine, it is written that some people, they enjoy this loneliness. For them, it is not a problem. So where it is problem, we should understand. If you are not aware today, we cannot target it tomorrow. And as a homeopathy, we are practicing homeopathy. We are in this college. So what is our role? How we will deal it? We must understand. So medicine is there. We have a process of drug proving. So they are telling the prover is complaining like that dreams are coming and every sensation, it is as if the sensations are indicated, it is written and in the patient's language. But what we should do? First we have to understand it is a disease condition or it's just an indisposition which we can practice and we will tolerate. It is our homeopathy which actually does not support this therapeutic use. It is single dose, single remedy, and in minimum quantity we are using. Most probably we are promoting yoga, diet, everything medication. But other medicines, I am not criticizing them, but it is like that. We are promoting, we are socially we are good. We have this economically or we can say environmentally we are very performing well. So we have to do, we have to encourage everybody. If you are seeing this pathological changes and complaining only that they have vascular disease, arthritis or mental issue, it is not that. Every suffering first indicates. If we treat in that first level, the homeopathy is that. First we are doing it as preventive medicine. What it is? A preventive. First we prevent it, if we can. Otherwise, we will just, what we can do, we will be able to give it properly. At last, homeopathy will थैंक यू रामाशीष। निश्चित तौर पर हम आपसे ऐसे ही वक्तव्य की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर निश्चित तौर पर जो सामाजिक एक परिवेश में चल रही है एक बुजुर्गों की स्थिति, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एज अ डॉक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, एज अ होम्योपैथ रोल प्ले कर रहे हैं, तो होम्योपैथी के थ्रू हम क्या दे सकते हैं अपने बुजुर्गों को, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे भी हमें
थोड़ा सा प्रकाश डालना है। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थर्ड ईयर की छात्रा शिवानी सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, respected principal sir, respected chief guest sir, teachers, seniors, and my batchmates and lovely juniors. I, Shivani Singh of 3rd PHMS, take this opportunity to present my views on the topic in changing social scenario, challenges and solutions for elders. As we all know, today is International Day for Elderly. This day focuses on importance of senior citizens who sometimes are neglected in our society. It emphasizes on our responsibilities towards our elders in order to make them feel like brothers. Theme for this year is take a stand against ageism. The aim of this day is to spread awareness among people about issues which affect the elders as well as to appreciate their contribution towards society. Over the years, demographic revolution is underway throughout the world. As per WHO, 600 million persons worldwide aged 60 years and above. This number will double by 2025 and will reach 2 billion by 2050. Life expectancy has risen sharply due to healthcare and medical advancements. Today we are having opportunity to focus on important contribution made by older people to our society and raise awareness of issues and challenges of aging in today's world. What are the challenges faced by the elders? As people reach old age, the risk of developing disease is much higher and it sometimes results in disability. This ends up in compromising their ability to lead an independent life. Dependence on others, cut off from social life and neglected by family members make them feel as burden. There is lack of companionship due to lack of mobility in health makes them feel lonely and isolated. Mental illness arising in old age like dementia, depression and Alzheimer's disease further worsen their condition and put them at higher risk. There is also lack of financial support as they retire from their work and depend on their children for their basic needs, so they feel powerless. What can be the solutions for the youth? First and foremost responsibility of everyone is to take care of elders, make them feel loved and valuable. Government of India has taken various steps like Varisht Pension Bima Yojana, Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana, through which they can get some financial support. Government should increase these monthly pensions and provide them better facilitated old age homes. Individually, we can also then help them by connecting through NGOs or directly to old age homes. We must focus on the production of already existing social support systems such as family, kinship, neighborhood bonding, community bonding, and community participation should be revived. We should show some respect to the elders. Elder people carry an immense and experience of personal and professional life. Older people make wide-ranging contribution to social and economic development. However, discrimination and social exclusion persist. We must overcome these bias in order to ensure socially and economically active, secure, and healthy aging population. The
problem of old age should not be seen as a societal issue, not rather than an individual problem. Someday we will all be old and we will face similar situations as faced by our elders today. So at last I would say we should show respect to our elders. Thank you. थैंक यू शिवानी। बुढ़ापा ना एक खता है ना ही एक सजा है। बुढ़ापा ना एक खता है ना ही एक सजा है, ये तो एक मजा है और जीवन जीने की कला है। माना बहुत तकलीफें आती हैं इन राहों, माना बहुत तकलीफें आती हैं इन राहों में, पर होम्योपैथी में हर मर्ज की दवा है। इसी कुछ विषय पर प्रकाश डालने के लिए अगली प्रस्तुति लेकर मैं प्रकृति मौर्य को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रकृति मौर्य। My name is Prakriti Maurya. Today I am here to throw some light on the challenges faced by our senior citizens in the changing social scenarios and how to mitigate such challenges and sufferings. In our country, there is tradition of touching feet of our elders. According to Hindu traditions, this is when we touch our feet of our elders, we are blessed, we are gained with light, energies. But in our young generation, we think that that's enough. That's enough for us to show respect to our elders. Because in today's fast-paced society, senior citizens are lagging behind. They are lacking support emotionally and physically both. Because of the decrease in the moral values and empathies in the youngsters and increase in their greediness and their materialism. We are well aware of the government schemes and acts. Our government provided the Pradhan Mantri Vaya Vandana scheme, Maintenance and Welfare of Parent and Senior Citizen Act 2007. These things are playing a very pivotal role in their
संपूर्ण विश्व में अक्टूबर मास के पहले दिन को अंतर्राष्ट्रीय विश्व दिवस वृद्ध दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ संबंधियों का सम्मान किया जाता है। वरिष्ठों के हित के लिए चिंतन भी होता है। लेकिन आज के बदलते दौर में हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने काम की वजह से या फिर कुछ और कारणों से एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बुजुर्गों को अनदेखी होने लगी है। वृद्धावस्था जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिससे हर व्यक्ति को होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए हमें बुजुर्गों को सम्मान और प्यार देना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो वही हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं। इसलिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए आपको अपने घरों के बड़े बुजुर्गों को सम्मान और प्यार करना चाहिए। बुजुर्ग हमारे घर के स्तंभ की तरह होते हैं, उन पर ही हमारा घर टिका होता है, इसलिए उनकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। एक सर्वे के अनुसार जो बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ अपना बचपन व्यतीत करते हैं, उनका स्कूल में परफॉर्म अच्छा करते हैं और उन बच्चों में आत्मविश्वास भी अधिक होता है, उन बच्चों की तुलना में जो अकेले रहते हैं। यह एक कहानी जो सदियों से चली आ रही है। सभी माता पिता अपने 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, परंतु वही 4 बच्चे उन्हीं माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। वृद्धावस्था जीवन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसमें व्यक्ति न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक वृद्धि से भी कमजोर होता जाता है। बुजुर्गों की समस्याएं जैसे शारीरिक दुर्बलता, मानसिक रोग जैसे उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होने लगती है, मानसिक थकावट महसूस करने लगते हैं। शारीरिक दुर्बलता जैसे आयु के बढ़ने के साथ साथ उनकी शरीर शिथिल होने लगती है, जैसे हियरिंग लॉस, कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर, बैक एंड नेक पेन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, पार्किंसन डिजीज एंड आर्थराइटिस आदि जैसे कॉमन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी कॉमन बीमारियों में को सफल इलाज हमारे होम्योपैथी हमारी होम्योपैथी दवा ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है। बुजुर्गों के जैसे समस्याओं का समाधान हमें करना चाहिए, जैसे बुजुर्गों के उनकी किसी भी समस्या का एहसास नहीं होने देना चाहिए। उनके एहसासों को, उनके जो समस्या होती है उनको बोझ न समझें, उनके स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराएं और जो अकेले और असहाय बुजुर्गों के लिए सरकार की ओर से वृद्धाश्रम स्थापित करने चाहिए, जिनमें उनकी जरूरत के अनुसार सारी सुविधाएं हो। और वृद्धावस्था में जैसे विटामिन की भी कमी देखी जाती है, इसलिए हमें उन्हें सुझाव देना चाहिए कि हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे सलाद, पालक, मेथी, बथुआ आदि का सेवन करना चाहिए और मुलायम भोज्य पदार्थों का प्रयोग करें, जैसे खिचड़ी, दलिया हुआ। और उन्हें रेगुलर बीपी चेकअप कराने के लिए सलाह देनी चाहिए एंड शुगर चेकअप कराने के लिए हर 6 महीने पे बोलना चाहिए एंड साल भर में एक बार मेडिकल चेकअप कराने के लिए बोलना चाहिए। और खाने में हमें उन्हें सलाह देना चाहिए, जैसे नमक हुआ, फैटी फूड हुए, कोलेस्ट्रॉल हुआ आदि इन सब चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल वो करें। और जैसे आप सबने अपने आसपास देखा होगा, यूरिनरी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम बुजुर्गों में अक्सर देखने को मिलती है, जैसे यूरेटर में स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हुआ या यूरेथ्रा में स्टोन हो गया, यूरिन ब्लैडर में। इससे बुजुर्गों को जैसे अगर वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे सर्जरी ही बोला जाता है, और वो इतने बुजुर्ग हो चुके होते हैं कि उन्हें मतलब ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो वो होम्योपैथी में आते हैं जब इलाज के लिए, तो हमारी होम्योपैथी में मतलब कारगर दवा है उनके सही होने का, सफल इलाज है। किसी ने सच ही कहा है, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं माननीय प्राचार्य महोदय सर से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए। अभी आपने अपने बीच के विद्यार्थियों को सुना और सबने बहुत अच्छा विचार संप्रेषण किया है, सबने बहुत अच्छे से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। लेकिन मुझे लगता है कि मूलभूत रूप
रूप से जो मौलिक सोच होनी चाहिए, जो फंडामेंटल या बेसिक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, वो शायद एक थोड़ी सी उम्र के बाद ही आ पाती है, ऐसा मुझे लगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। कुछ लोगों ने इंटरनेट का सहारा लेके लेटेस्ट डेटाज भी दिए हैं, कुछ लोगों ने प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात भी की है, कुछ लोगों ने डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन की बात की है, कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन से भी प्रॉब्लम को जोड़ा है, और कुछ लोगों ने अपने स्तर पे अपनी बात करने का प्रयास किया है, अपने स्तर पे बात करने का प्रयास किया है। बट कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं समझता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए तो ये पहला अवसर होगा इस महाविद्यालय में जब आप कुछ बोलने आएंगे, और सेकेंड और थर्ड के लिए भी बहुत सारे अवसर पिछले 2 साल के कोरोना ने खत्म कर दिए। लेकिन मेरा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते हमेशा से ये सोचना रहा है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय और हमारा घर परिवार, ये सब कुछ आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का साधन है, संसाधन जुटाते हैं, और ये वो जगह है जहाँ से आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। सबसे पहली पाठशाला आपका घर है, आपकी फैमिली है, उसके बाद आपका स्कूल है, आपके दोस्त हैं, कैसे दोस्तों के साथ आप रहते हैं, फिर आपका कॉलेज है, और कॉलेज के बाद आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, जो आपके संगी साथी जो आपके साथ काम करते हैं, वो सब भी आपके व्यक्तित्व को, आपके मूड को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा स्फीयर है, बहुत बड़ा एरिया है, बिकॉज लाइफ को देखा जाए तो लाइफ क्या है, जीवन क्या है, जीवन के बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक आंतरिक हिस्सा होता है, एक बाह्य हिस्सा होता है। आंतरिक हिस्से में जो ट्रेड्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक ट्रेड्स, जो आप अपने पेरेंट्स से लेकर के आते हैं, माँ बाप से लेकर आते हैं, और जो एक्सटर्नल ट्रेड्स हैं वो आप एनवायरनमेंट से लेते हैं, जो आपके चारों तरफ का परिवेश होता है वहाँ से आप लेते हैं और उससे अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। इसीलिए मैंने जो आज टॉपिक रखा था वो सामाजिक परिवेश रखा, मतलब आपके आसपास कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से बुजुर्गों के लिए समस्याएं पैदा हुई हैं, और जिनमें हम मॉडिफिकेशन ला करके, जिन सोशल एलिमेंट्स में, जिन सोशल कंपोनेंट्स में हम परिवर्तन ला करके, उसमें चेंजेस ला के, नवाचार करके, नए प्रयास करके, नई प्रक्रियाएं ला करके, और नए प्रतिमानों को स्थापित कर सकते हैं। किसने आपसे कहा, किसी जमाने में हुआ करता था, और मैं समझता हूँ जब मैं बड़ा हुआ हूँ तब तक के हमने ये फॉलो किया है। आई एम टॉकिंग लाइक 1950 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कि सुबह उठते से ही माता पिता के चरण स्पर्श करते थे। सबसे पहले बिस्तर से उठते से भगवान को याद करते थे, नीचे उठते थे तो पृथ्वी को प्रणाम करते थे। क्यों करते थे बहुत दिन तक समझ नहीं आया, अब समझ में आता है। और उसके बाद माता पिता को प्रणाम करते थे। ये कई सालों चलता रहा। 98 में जब मैं जॉब में आ गया, मुझे घर छोड़ना पड़ा या माता पिता को किसी वजह से शिफ्ट होना पड़ा, तो उसके बाद से ये प्रक्रिया लगभग थम सी गई है। लेकिन अभी भी जब भी मैं वहाँ रहता हूँ गाँव पे, तो निश्चित रूप से करता हूँ। तो अब इसको आप रूढ़िवाद तो संभवतः नहीं कह सकते। ये कहीं न कहीं आपके जीवन से, दैवत्व से, दैवी गुण से, बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग है, आप मनुष्य है, और मनुष्य थोड़ा सा ऊपर उठता है, मनुष्य थोड़े से प्रयास करके ऊपर उठता है तो आत्मा से परमात्मा होता है। तो ये आत्मा से परमात्मा तक होने की जो प्रक्रिया है, ये सतत चलने की प्रक्रिया है, सतत अपने आप में परिवर्तनशील रहने की प्रक्रिया है, गतिमान प्रक्रिया है। मुझे लगता है आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता, बिकॉज यू आर a student of homeopathy which teaches you the vital force which is dynamic in nature। ठीक है, जो डायनामाइजेशन है, जो फोर्स है, जो एनर्जी, जो वाइटल एनर्जी है, वही आपको जिंदा रख रही है। और आपके मूल सोर्स कौन है? आपके माँ बाप हैं, वहीं से आप आए हो, वो नहीं होते तो आप नहीं हो सकते। तो आपका जो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है, उसको रीजनरेट करना, उसको रीजेनरेट करके रखना, उसको पालना पोषणा, अभिसिंचित करके रखना, उसको खाद देना, पानी देना, ये अब किसका काम है? आपका काम है, क्योंकि उन्होंने आपको यही खाद, पानी, हवा सब दे करके ही ये बड़ा किया ना। कभी धूप में नहीं आने दिया, सारी धूप खुद ने झेल ली। कभी अतिवृष्टि हो गई, अति ओला पड़ गया तो आपको बचा करके रखा। मतलब जीवन के उतार चढ़ाव में जब तक वो बुजुर्ग रहते हैं, जब तक वो निशक्त नहीं हो जाते, जब तक वो मृत्यु के करीब न पहुंच जाते हैं, इनफैक्ट जब मृत्यु के करीब भी रहते हैं तब भी उनको आपसे उतना ही लगाव रहता है जो सारी जिंदगी रहा है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चा ही,
चाहे आप कोई पद पा लो, कोई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, कितने बड़े हो जाओ, कितने पैसे वाले हो जाओ। तो ये एक ऐसा मानवीय मूल्य है, ये ऐसी मानवीय संवेदनाएं हैं जिसके प्रति हमको संवेदित करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय के साथ साथ जो परिवर्तन हुए सामाजिक परिवेश में, हमारे चारों तरफ जो मकड़जाल फैला इंटरनेट का, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिन्होंने हमें प्रदूषित किया है, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो टीवी प्रोग्राम्स हो, चाहे वो हमारे आसपास का वातावरण हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने बगैर देखे सीखा है। मैं भी आपके इंटरनल ट्रेड्स की बात कर रहा था, मैं एक्सटर्नल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ कि जहाँ से भी आपने ग्रहण किया, देख के किया है ना, देख के ज्यादा सीखते हैं, मनुष्य का स्वभाव है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग आप यदि पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे देख के भी सीखते हो आप। तो बहुत सारा आपका अनचाहा व्यवहार आपने सीख लिया है और वही आपके जीवन में उतर गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नौकरी की वजह से हमारे पास टाइम नहीं है, एंड बहुत सारे 1001 बहाने होते हैं कि हम घर क्यों नहीं आ सकते, हम माँ बाप के पास क्यों नहीं जा सकते। आपके साथ भी ये घटेगा जब आप कहीं नौकरी में जाएंगे, बाहर काम करेंगे, जॉब पे रहेंगे, आपकी अपनी फैमिली रहेगी, तो आपके पास जब इधर से फोन आएगा तो एक ही उदाहरण रहेगा, छुट्टी नहीं है मेरे पास, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ, और 10 बहाने। वो भी इतना समझते हैं क्योंकि उनने भी तो नौकरी की है ना। ठीक है, समय चेंज हो गया, उनके समय और हमारे समय में अंतर है, लेकिन जो जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान रहता है वो हर जगह अपनी जड़ें बना करके आगे अपने पौधों को सींच ही देता है, अपने पत्तों को बड़ा कर ही देता है, अपनी शाखों को हरा भरा रखने का प्रयास करता है। तो आप नहीं जाते तब भी आपके माँ बाप आपसे नाराज तो होते नहीं है, उतने प्यार से, उतने ही लगाव से आपसे बातचीत करते हैं। तो आपके अंदर भाव संवेदनाएं जगाना हमारे आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आप कहीं न कहीं भाव प्रवण हो, आप में कहीं न कहीं संवेदना जागे, आपके मन मस्तिष्क में जो सो कॉल्ड आपका बुद्धि चातुर्य है उसके ऊपर संवेदनाएं जाएं और माता पिता के प्रति थोड़ी आपकी सजगता आए, और न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि दूसरों के भी माता पिताओं का आप सम्मान करना सीखें, उनको समय देना सीखें, उनके साथ रह करके बहुत कुछ नहीं कर सकते, थोड़े समय के लिए यदि आप जाते हैं तो सुख दुख बांटें। और मैं उस दिन क्लास में भी कह रहा था, जब सबको मोटिवेशनल टॉक देने गया था, तब भी मैंने ये कहा था कि हो सकता है कि वो एक ही स्टोरी आपको 10 बार सुनाए, उतने ही इंटरेस्ट से सुनिए, उसमें ही और प्रश्न करिए कि अच्छा तो फिर क्या होता था, और आपके समय क्या होता था, आप कैसे करते थे। उनको आनंद आता है, उनको अच्छा लगता है, somebody is there to share their feelings, और यही तो आप दे पाओ, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, आज हो कल नहीं हो। ये उसमें मत जीना कि अभी तो बहुत सारे साल कर रहे हैं, कर लेंगे, सब हो जाएगा। आशावादी होना अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ पे भी जीना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिंदगी का हो सकता है मैं पक गया हूँ इसलिए आपसे ये ऐसी बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट इन नेगेटिव सेंस, दिस इज नॉट इन मीन्स द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आई एम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, बट ऑप्टिमिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि आप यथार्थ से दूर जाएं। तो आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य था, और मुझे लगता है कि आप सब इस कार्यक्रम को सफल करने में आप लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं रखी है। मैं विशेषकर फर्स्ट ईयर के बच्चों का, वैसे तो सभी बच्चों का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने स्तर पे इन सारे प्रयासों को गति दी, अपने स्तर पर ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया स्वयं से भी, और यहाँ की इस जगह को भी सजाने संवारने में मैं देख रहा था कुछ बच्चों ने स्वस्फूर्त से होकर के ये सब चीजें तैयार की, जिसके लिए हमने नहीं कहा था। और मैं आभारी हूँ हमारे शिक्षकों का भी कि जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए भी बच्चों का मार्गदर्शन किया। बहुत सारे शिक्षक हमारे ऐसे जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन पीछे रह के बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं कि भाई प्रोग्राम में बच्चों के हिस्सा लेना है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करनी है, प्रबंधन करने में मदद करना है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ कि आपने इतना सफल कार्यक्रम आयोजित किया। अब हमारे बीच एक और व्यक्ति हैं जो संक्षेप में अपनी बात रखेंगे, श्री राकेश पांडे जी, जो कि पेशे से एरोनॉटिकल इंजीनियर है, लेकिन उनका रुझान इन दिनों मनोविज्ञान की तरफ बहुत है। तो उन्होंने मनोविज्ञान पर बहुत सारा पढ़ा लिखा है और आजकल वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आएँ और संक्षिप्त में हमारे अपने इस विषय पर अपने विचार रखें और बच्चों को मार्गदर्शन दें। राकेश पांडे जी।
सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मौजूद प्रोफेसर और श्री विजय शंकर बाबा जो सीए हैं वो हैं यहाँ पे समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं और एक ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जिस पे शायद लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, वो आनुवंशिक बीमारियों पर काम है। और यहाँ पे मौजूद सारे लेक्चरर्स, प्रोफेसर और स्टूडेंट, आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है और आप लोगों ने मुझे मंच दिया बात करने के लिए। जैसा सर ने आप लोगों को बताया कि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और साथ में ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मैंने अपना मास्टर्स किया है और MBA भी किया है। मैंने लास्ट 17 ईयर्स से मैं एविएशन फील्ड में था और बाकी समय मेरा कॉलेज में था। मैं कॉलेज से ही फटाफट मेरा कैंपस हो गया था, तो इसलिए उम्र के हिसाब से मैं जल्दी नौकरी से निकल गया। तो कोई गलती तो नहीं की ना? कोई गलती तो नहीं की ना? पक्का? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी नौकरी से आ गया समाज सेवा में, कोई गलती तो नहीं की ना? नहीं की ना? क्योंकि मेरे को अभी सुनने को मिल रहा है आपने इतनी जल्दी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में आ गए, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको बोला 20 साल नौकरी के, 20 साल पढ़ाई के और 20 साल समाज के। सही है? बराबर है? थैंक यू। और इसके साथ में मैं आप लोगों से माफी भी चाहूंगा कि मैं आने में लेट हो गया आधे घंटे, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम थे और आपके यहाँ पे बारिश का मजा लेते हुए मैं आ रहा था। आपका नहीं मतलब, ये तो मेरा ही है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को बड़े ध्यान से सुना और मैंने बहुत सारे बच्चों के ऊपर, जैसे एक हमारी बेटी थी यहाँ पे, उन्होंने काफ़ी अच्छे लॉजिक्स दिए हैं जो कि हम लोग इस टॉपिक पे जिस पे बात कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है ना, लेकिन एक चीज़ हम लोग जो मिस कर गए वो है जनरेशन गैप। 21वीं सदी में हम किस चीज़ को मिस कर रहे हैं? मैं सारे टॉपिक्स में सर ने बोला है, आप लोगों ने बोला, बहुत बेहतरीन बोला है और नो डाउट कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को मिस कर दिया। शायद मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? मतलब हाँ तो आवाज नहीं। क्यों टेक्नोलॉजी को मिस कर गए? क्योंकि हम लोग जब किसी सीनियर के साथ में रहते हैं, वैसे आज की डेट में एज कोई डिफरेंस नहीं है। मैं भी बुढ़ा हूँ, अगर मैं अगर हम बुढ़े के हम बुजुर्ग हो गए या वृद्ध हो गए या बूढ़े हो गए, ऐसा शब्द का इस्तेमाल होता है जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से किसी को क्षति पहुंचाती है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से उसको तोड़ते हैं, लेकिन बुढ़ापा केवल मनोवैज्ञानिक रूप से आता है। अगर हम दिमाग से थक गए तो हम बूढ़े हो गए। एग्री? तो टेक्नोलॉजी में जब अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा हमें मोबाइल चलाने नहीं आ रहा या टेक्नोलॉजी ना, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। उसे क्या करना है? क्योंकि समस्या है, आप लोगों ने बोल दिया, उसको हमें क्या नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना। अगर उसको यूट्यूब चलाने नहीं आ रहा है तो मार्क कि उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि ये आपका फेवरेट चैनल है, एंजॉय इट। अगर आपको व्हाट्सएप चलाने नहीं आता तो उसको एक बार बता दें कि व्हाट्सएप कैसे चलेगा। अगर उसको सर्च करने नहीं आ रहा है ना, अक्सर हमारे मम्मी पापा को सर्च करने नहीं आता, तो हम लोग सोचते हैं क्या आपको इतनी सी बात करनी नहीं आ रही है। लेकिन कि हम उनको बोले कि हम लोग अपने मोबाइल से रीड अलाउड और वॉइस सर्च, ये 3 टॉपिक्स होते हैं, आप सर्च कर लेंगे। ये हम अपने माँ बाप को सिखा देंगे। उनको टाइपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि उनकी आंखें उम्र के साथ कमजोर हो जाती हैं, उम्र के साथ दिमाग फेड होने लगता है, राइट? एग्री करते हैं? और हाथों में भी उनके कंपन रहता है, जब वो कीबोर्ड छूते हैं तो उनके हाथ हिलते हैं, तो अगर वो क्या दबा रहे होंगे, क्या दबा रहा होगा, कुछ और दबा रहा होगा, वो बहुत परेशानी होती है। तो हम अगर ये टेक्नोलॉजी उनको बता दें तो शायद वो अपनी जिंदगी का अकेलेपन को खत्म करें। और उनको ये बता दें, अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आ रहा है कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे दूर नहीं रहता, तो इसका समाधान, इसका जो सॉल्यूशन है वो गूगल पे कैसे सर्च करें, क्योंकि हजारों मनोवैज्ञानिकों ने वहाँ पे आइडिया दे दिया है। मुझे लगता है कि इतना पॉइंट्स काफी है, राइट, समाधान के लिए, है ना? तो मैं चाहूँगा आप लोग अपनी मैं चाहूँगा कि ये जो तालियां बजाए ना, मेरे लिए नहीं, आप सभी अपने लिए बजाएं कि बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन आप सभी बच्चों ने किया। थैंक यू बच्चों, मैं माइक पास करता हूँ मैम को। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं डॉक्टर CP मिश्रा सर से निवेदन करना चाहूँगी कि वे आए और बच्चों को अपना मार्गदर्शन दें। डॉक्टर CP मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर
पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि जी पांडे जी, कॉलेज के हमारे माननीय प्राचार्य, शिक्षक बंधुओं और हमारे प्रिय छात्र और छात्राएं, आज का दिन 1 अक्टूबर वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमको लगता है कि 95% लोग नहीं जानते थे। नहीं जानते, 95% आप उसमें नहीं है, 5% में आए। अच्छा, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था। अचानक एक मैसेज आता है ग्रुप में कि इस मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में वृद्धजन के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है, उनको याद किया जाएगा। तुरंत गूगल पे उंगली चली गई। मैं अपनी तरफ से और अपने शिक्षकों की तरफ से अपने कॉलेज के प्राचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेडिकल में होते हुए भी बहुत प्रोग्राम देखा हमने। हमको 40 साल हो गया प्रोग्राम देखते देखते, लेकिन वृद्धजनों के लिए अगर किसी ने प्रोग्राम किया है तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। अच्छा, वृद्धजनों की समस्या आई थी, इस पे बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ अर्जेंटीना में। पहली बार अर्जेंटीना में सम्मेलन किया गया, क्योंकि जब वृद्धों की समस्या बढ़ने लगी, लोगों का तिरस्कार बढ़ने लगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने सम्मेलन किया कि क्या किया जाए। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि वृद्ध हम भी होंगे, तो अपने स्वार्थ में सम्मेलन किया, क्योंकि वो दिन तो सबको पास आने वाला है ना। तो जो गद्दी पे बैठा है वो सोचा कि भाई ये दिन तो देखने के लिए पहले हमको भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने सम्मेलन किया। अब सम्मेलन हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की अर्जेंटीना में 1948 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 16 बिंदुओं पर चर्चा की गई। 16 बिंदु ऐसे पास किए गए वहां पे कि वृद्धों के लिए वो उपयोगी हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1999 में एक अधिवेशन में पास किया कि इसको कैसे मनाया जाए। तो उन्होंने आज का दिन डिसाइड किया, 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये 1999 में पास किया गया था। अब टॉपिक है यहाँ पे बदलता सामाजिक परिवेश और वृद्धों की समस्या। बदलता सामाजिक परिवेश आप हो, हम हैं कि फोन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो चलो ठीक है, जितने दिन वर्कआउट करते रहे चलता है। मोबाइल में घर पहुंचे तो मोबाइल में दादा दादी बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी देखा है ध्यान से, कभी माँ बाप के साथ अगर छोटा बच्चा आता है और दौड़ करके वो अपने दादा और दादी के पास जाता है, तो उस दादा की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। वो दिन आपके साथ भी होगा। अब हमको बचाना कैसे, सब बहुत जानते हो, बदलता सामाजिक परिवेश में सब पता है कि 21वीं सदी है, ये मोबाइल है, सब कुछ है। वृद्धों की समस्या तो बहुत बड़ी है, समस्या बड़ी है। सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक स्थिति। जिसको पेंशन मिलता है, देखो बहुत बहुत रूप से चलता है, वो वृद्ध 70 साल का हो, 80 साल का हो, वो अपने बच्चों का दबा करता है और उसकी सेवा होती है, उसको याद भी किया जाता है, क्योंकि उस पेंशन में से कुछ निकालना रहता है। सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक स्थिति। लोग जबरदस्ती अपने माँ बाप की वसीयत करा लेते हैं, जमीन जायदाद जो भी लिखवा लेते हैं, वो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। बीमारियां तो जवानी में भी आती है और बुढ़ापे में भी आएगी। किसी को नहीं पता कि जवानी में कैंसर होगा कि बुढ़ापे में कैंसर होगा, कोई बता के नहीं आएगा। बीमारी तो एक अलग चीज है। कुछ चीजें हैं, एंजाइटी, आजकल डिप्रेशन में बच्चे भी चले जा रहे हैं, जो कि जहाँ तक मेरा भी फांसी लगा ले रहे हैं, ये हो रहे हैं, हाई स्कूल फेल हो रहे, इंटर फेल हो रहे हैं, तो ये तो अलग चीज है। एंजाइटी, डिप्रेशन वो हर एज में अब चालू हो गया है, क्योंकि हम 21वीं सदी में थोड़ा मॉडर्न हो गए। समस्या ये है, अब समस्याओं को निदान कैसे किया जाए। आप अटैच में रहिए, सबको पता है, हम जवानी शमशान घाट में गए तो बच्चे वहां याद आ जाता है कि नहीं, स्थिति सबकी यही है, दुनिया में कुछ नहीं है। तो आज कहने के लिए यहाँ पे कह देंगे कि नहीं, अटैच होइए, अपने परिवार से अटैच रहिए। जिस हिसाब से हम अपने माँ बाप जिनके बच्चे हैं, जिस प्रकार हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, वही हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था।
इस चीज को अगर याद रहेगा तो हमको लगता है किसी भी परिवार के किसी वृद्ध का दुरुपयोग नहीं होगा। अब समस्या है सबसे बड़ी है कि हमको जागरूक होना होगा, आपको जागरूक होना होगा। संविधान ने ऐसी व्यवस्थाएं की है। संविधान में 125 सेक्शन में लिखा है कि अगर वृद्धजन को कोई निकाल रहा है, वृद्धजन को कोई कर रहा है, आप कंप्लेन करो ना। आप पड़ोसी अगर देख रहे हो प्रताड़ित कर रहा है अपने माता पिता को, चोरी से कंप्लेन कर दो, आप धीरे से इन्फॉर्म कर दो। अब संविधान में है कि अगर जो लड़का अपने माता पिता को बाहर करता है या उनका आदर नहीं करता है, उनको मासिक भत्ता देना पड़ेगा, उनको हर महीने उनको कुछ न कुछ खर्च देना पड़ेगा। वो अपने अधिकारों से वंचित नहीं हो जाएंगे। और लड़कियों, आप ध्यान रखो, अब आप लोगों को भी हो गया है। पहले लड़कों तक था, लेकिन अब लड़का और लड़की दोनों को अधिकार मिला है कि वो अपने माँ बाप या अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि उनकी तकलीफों को अगर आप भूल गए तो हमको लगता है कि सब कुछ भूल गए। कुछ भी अर्जित कर लो, कितना भी आसमान पे उड़ जाओ, कुछ नहीं होगा। आप जागरूक होइए, लोगों को जागरूक करिए कि अगर कहीं पे माँ बाप प्रताड़ित किए जा रहे हैं, किसी के भी माँ बाप प्रताड़ित कर रहे हैं, तो आप केवल इन्फॉर्म कर दो, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, बस इतना कर दो। हमको लगता है कि 90% वृद्धों की समस्या दूर हो जाएगी। अगर कहीं नहीं कर पाते तो वाकई में अगर कहीं पे आपके अगल बगल पड़ोस में, तो हमको बता देना, मैं भिजवा दूंगा पुलिस। इसी के साथ मैं एक बार पुनः अपने प्राचार्य सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। डॉक्टर शिल्पी मिश्रा ने हम सारे शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही व्यवहारिक बात कही और उन्होंने कहा कि भाई सारे बच्चों का और घर में माता पिता का सबका सम्मान करना चाहिए। तो इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे शिक्षक बंधु मिल करके उन महान हस्ती का हमारे बीच जो वयोवृद्ध आमंत्रित अतिथि हैं उनका स्वागत सम्मान करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मंच पर पधारें और सारे शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि आकर के श्रीफल और शॉल देकर क्योंकि सम्मान की शुरुआत घर से होनी चाहिए और ये महाविद्यालय हमारा घर है, तो इसीलिए हम आए हुए अपने अतिथि का सम्मान कर रहे हैं। हमारे सारे शिक्षक बंधु मिलकर के मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करेंगे। ऐसा यूं बनाइए पीछे से हट जाइए ताकि तिवारी जी मैडम आ जाइए ऊपर। मैं
किसको प्रथम पुरस्कार मिला होगा? अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे तीनों जजेस ने अपने स्तर पे बढ़िया चयन करने का प्रयास किया। जो 13 लोगों ने बोला, 13 लोगों ने बहुत अच्छा बोला, इसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जब भी कोई कंपटीशन होता है तो उसके कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे। एक तो होती है आपकी लैंग्वेज, ठीक है, दूसरा होता है आपका कंटेंट, और तीसरी होती है समय सीमा। वैसे तो 5 बिंदु रखे जाते हैं क्योंकि मैं वर्षों बरस से यही सब कराता रहा हूँ और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जज भी रहा हूँ। तो बेसिकली यही फंडामेंटल रूल यूज होते हैं। वही रूल हमने यहाँ यूज किए हैं कि आपकी लैंग्वेज सदी हुई है, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, समय सीमा में काम कंप्लीट कर रहे हैं, और कंटेंट आपका सब्जेक्ट मैटर कितना है और कैसा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 3 परिणाम आए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और हम शुरुआत कर रहे हैं तृतीय से। तो तीसरे स्तर पे जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है वो है श्वेता शर्मा। हमारे सारे शिक्षक भी इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर आए, सारे शिक्षक लोग। सर द्वितीय स्थान पर है प्रकृति मौर्य। और अंतिम स्थान बचा है हमारे पास, जो कौन सा स्थान है? फर्स्ट या प्रथम। और इस स्थान पर है भूमिका द्विवेदी। और अब हम सुनेंगे बहुप्रतीक्षित मार्गदर्शन विजय शंकर पांडे। थैंक यू सर। मेरे गांव में मुझे लोग नहीं जानते। और देखिए मैं यह आज आपके सामने है। मैंने नारियल दूसरी बात, मुझे इन जो आप लोगों को मैंने 36 दिया वो भी मुझे करने नहीं आता था। मैं इनका आपके साथ बहुत अच्छे हैं और इनके सानिध्य में इनके साथ रह के आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, ये मेरी कामना है। मैं छोटी बातें करूँगा, मुझे बोलने नहीं आता।
बर्तन में भोजन देता था, कई को बदल जाता था। उस 4 वर्ष के बच्चे ने देखा रोज मेरे दादा दादी को ये किससे भोजन देते, काट के बर्तन में भोजन देते। उसने घर में से एक काट का टुकड़ा उठाया और रात को उसको काटना शुरू किया। माँ बाप ने देखा, मेरे लिए क्या कर रहे हो, पूछा। उन्होंने मैं कटोरा बना रहा हूँ, तो क्या होगा, आप लोग जब वृद्ध हो जाएंगे तो मैं उसका आपको भोजन दूंगा। ये हम सच्चे सीखते हैं, अपने माँ बाप सीखते हैं, अपने संस्कारों सीखते हैं, और यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। बस यह शुरुआत भी जैसे आपके माँ बाप या मेरे माँ बाप जो बहुत शिक्षित नहीं थे, बहुत उनका अनुभव नहीं था, उन्होंने गलत किया, तो आपका सबका कर्तव्य बनता है कि बताएं दादाजी ऐसे करके जो मृत्यु मिलेगा वो आगे मिलेगा, आपका और हमारा कर्तव्य। तो हमारा समाज कैसे बदलेगा, समाज इतना बदल गया है, हम बदलेंगे। बदलने के लिए ये जो पीढ़ी है ये सामने आए, ये आगे आए। आज के लिए तो हमारे प्रोफेसर हैं, ये सामने आए, ये देखें अपने घर में कि घर क्या होता है, कि बच्चे क्या करते हैं, ये नाती बच्चे क्या करते हैं, वो आगे आए, कोशिश करें। दो बातें, एक बात। दूसरी बात ये है, हम पश्चिमी सभ्यता की ओर आगे जा रहे हैं। यह वृद्ध दिवस पश्चिमी सभ्यता की एक देन है। हमारे संस्कृति में, हमारे आचार विचार में प्रतिदिन हमारा मातृ दिवस है, प्रतिदिन हमारे दादा दादी का दिवस है, प्रतिदिन हमारे बच्चों का दिवस है। यह बात में लोगों ने बनाया है। आप देखेंगे एक बात को नोट की है कि हमारे कैसे कैसे हम लोगों ने वेदों में लिखा हुआ है कि कैसे है, कैसे हम मनाते थे। आज मातृ दिवस है, आज डॉक्टर्स डे है, आज पेरेंट्स डे है, आज फादर्स डे है। यह सब आज की बनाई हुई चीजें हैं। आप अपने धर्मों, अपनी चीजों को देखिए और उनसे सीखिए और उनसे आगे बढ़िए, उनसे शिक्षा लेके आप बदलिए कि हमें कैसे क्या करना है। हमें रोज वृद्धों की सेवा करने के लिए दिवस है, वृद्धों को देखने के लिए दिवस है, माता पिता की सेवा करने के लिए दिवस है। तो हमें रोज नहीं करें और बस एक बार बना दे, वो आज मदर्स डे है, चलो माँ की सेवा कर लें। आज फादर्स डे है, तो फादर करना नहीं करते, वृद्ध दिवस है, वृद्धों को जाते हैं, कोई फायदा नहीं। हमें फायदे की बात करनी चाहिए और आगे की बात करनी चाहिए। इसलिए हमें यह चेष्टा रखनी चाहिए कि हम कैसे अपने को सुधारें। हमारे समाज में जो खराबियां आ गई हैं, कमियां आ गई हैं, हम उनको कैसे उपटें, कैसे बदलें, यह आवश्यक है। इसके लिए आप प्रयास करें। तीसरी बात यह है, वृद्ध को वृद्ध कहते हैं। वृद्ध को अगर आप वृद्ध कहते हैं तो आप उसका अनादर करते हैं। मेरी बेटी चाटे कंपनी है, मेरे कंपनी की पार्टनर भी है। मैंने अपने को वृद्ध कहा, आप अपने को वृद्ध मत कहिए, आप वरिष्ठ के वृद्ध मत कहिए। वृद्ध दिवस तो मनाना है, हम तो वोट मनाते हैं, वो सेवा करते हैं। तो वृद्ध को वृद्ध करके वृद्ध का अनादर मत करिए। किसी को भी आप लगे तो लगा कहेंगे, उसे कितना फर्क पड़ता है। वृद्ध को अगर वृद्ध कहेंगे उसका अनादर होगा, उसका अनादर मत करिए। वृद्ध दिवस आप रोज मनाइए, ये मनाते तो ठीक है, बड़े कितना बना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। पर वो भावनाएं जो हम आप प्रदर्शित कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, उसको रोज ले आइए और व्यवहार को उतारिए। जब तक व्यवहार में नहीं आएंगे तब तक इन दिवसों को मनाने का कोई अर्थ नहीं है। और काम करना पड़ता है, काम करता हूँ। उम्र बढ़ती है, सीखता है
आश्चर्य होता है जो बच्चे जन्म से उठ नहीं सकते थे, जन्म से बिस्तर पे हैं, वो बच्चे की 1-2 कुछ मिनटों में चले मेरे यहाँ ऐसा मेरी छोटी मैं काम हो जाती है, नहीं करता। तो हाँ मैं देखता हूँ, मैं दवाइयाँ देता रहता हूँ, मेरे डॉक्टर कहते हैं सर ये बच्चा चलने लगा, ये बच्ची बोलने लगी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं देख पाता हूँ वो कमाल है, 3-4 महीने में एक बच्चा बोलने लगा, एक बच्चा चलने लगा, बड़ा आश्चर्य होता है। तो आप अच्छा मेरे तो डॉक्टर है, वो कहते हैं हमको हम जाना चाहते थे, पर अब हमें कोई कहता आप फिलोसफी पढ़ लो और कुछ चले जाओ, तो हम नहीं जाना चाहते, और हमें सकता है, हमें गर्व है, उन्होंने व्यक्ति में आए। सेवा की भावना अगर नहीं है, सेवा की भावना अगर नहीं है, तो सेवा की भावना तो होनी ही चाहिए। सेवा की भावना हो तो बात सही, ये देखिए आप किस्मत लीजिए, आपन करके आपको करना है, लेकिन सेवा की भावना से करिए, सेवा की भावना से करिए। हम लोग परिस्थितियाँ, हमारी प्रदेश परिस्थितियाँ देखिए, मैं जैसे नर्सेज हैं, हमारे यहाँ की नर्सेज और दक्षिण की नर्सेज, दक्षिण से मतलब आजकल तो सारे ईसाई हो गए हैं, सारे ईसाइयों वाले हैं, पर उनमें जो सेवा की भावना है हमारे यहाँ लोगों में नहीं है, और वो किसी भी धर्म के हो, पर सेवा की भावना तो है। और जो बहुत कुछ है, पर मैं उसे बोलना नहीं चाहता हूँ, पर थोड़ा निकल जाता है, बोलने लगता हूँ, ये सारी बातें हैं। बस केवल ये है कि आप आगे बढ़िए, सेवा की भावना जरूर मन में रखिए, इससे आपका कल्याण, आपके कल्याण के लिए ये धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, और आज हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, हम सभी बच्चे ही हैं। तो आपसे सर निश्चित तौर पर ये हमारा एक वादा है कि हम अपने आस पड़ोस में, अपने घर परिवार में जो भी बुजुर्ग दिखेंगे, दिल से उनकी सेवा करेंगे और उनको वो सम्मान देने की कोशिश करेंगे जिसके वो जो वो डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच। इन शब्दों के साथ मैं एक कविता के माध्यम से इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगी, और वो कविता इस परिप्रेक्ष्य में है कि समाज संस्कारों से बनता है, और वो संस्कार कहाँ से आते हैं? वो संस्कार हमें हमारे माँ बाप देते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों में वो संस्कार डालते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ होना एक सजा नहीं है, एक दुआ है। वरिष्ठ होना एक सजा नहीं है, एक दुआ होती है। थोड़ा बच्चों को संस्कार तो दीजिए। वरिष्ठ होना एक सजा नहीं, एक दुआ होती है। थोड़ा बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार तो दीजिए। पेड़ में खाद नहीं डालोगे तो वो सूख जाएंगे। पेड़ में खाद नहीं डालोगे तो वो सूख जाएंगे। बच्चों में संस्कार नहीं डालोगे तो हर घर में वृद्धा आश्रम नजर आएंगे। वृद्धा आश्रम। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का